रहेगी। जिम ने तिरछी मुस्कुराहट देकर कहा, आप पूरी उम्र सबको ब्लैकमेल करते रहना, आपसे कुछ और उम्मीद की भी नहीं जा सकती। नील ने गुस्से में कहा और वहां से अंदर चला गया। जिम ने वहां से जाने से पहले एक नजर आर्य की तरफ देखा। उसने आर्य के पास आकर कहा, आई फील पिटी फॉर यू, यू डोंट नीड टू बी मिस्टर वॉटसन। आर्य ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अभी तुम नहीं समझोगे, लेकिन थोड़ी देर बाद सब समझ आ जाएगा। मुझे तो सोचकर ही तुम पर दया आती है। जब तुम उसे अपनी आंखों के सामने मरते देखोगे तो कैसा लगेगा? शायद ठीक वैसा ही जैसे एली को मरते देखकर लगा था। जिम आर्य को उकसाने के लिए बोल रहा था, इतने कैसे गिर सकते हो तुम? दया तुम्हें मुझ पर नहीं, खुद पर आनी चाहिए। कुछ पैसों के लिए तो तुम एक दिन खुद को भी बेच दोगे। आर्य के चेहरे पर गुस्सा उतर आया। ये बड़ी बड़ी इसलिए बातें कर रहे हो क्योंकि तुम्हें सब कुछ थाली में सजा सजाया मिला। तुम्हारा बाप पैसे वाला है, उसने तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं आने दी। फिर भी मैंने सब कुछ अपने दम पर खड़ा किया। इस चीज को आप जैसे घटिया लोग कभी नहीं समझ पाओगे। आर्य ने जिम की बात बीच में काटकर कहा। उन दोनों के बीच कोल्ड वॉर चल रहा था। तभी सिद्धांत वहां पहुंचा। इनसे बहस करने का कोई फायदा नहीं है, हियरिंग शुरू होने वाली है, हमें अंदर चलना चाहिए। नंदिनी ने मिस्टर वॉटसन को वहीं छोड़ दिया। आर्य और सिद्धांत भी उससे दूर जाकर खड़े हो गए। जिम अभी भी वहीं था और शिव अय्यर के आने का इंतजार कर रहा था। तभी उसकी नजर पुलिस की वैन पर पड़ी जिसके अंदर शिव को लाया जा रहा था। उन्हें देखते ही उसने अपने कदम उस ओर बढ़ा दिए। मुझे इससे अकेले में बात करनी है, जिम ने एक ऑफिसर से कहा। उसने कांस्टेबल को इशारा किया और उनसे थोड़ा दूर खड़े हो गए। जिम शिव के पास आ गया और बिल्कुल धीमी आवाज में कहा, लगता है 3 साल पुरानी बातों को भूल गए हो तुम। तुमने अपने परिवार के लिए वीडियो बनाकर छोड़ा, वो भी बिना मेरी परमिशन के। चलो तुम्हारी इस गलती को मैं इग्नोर कर देता हूँ, पर आज कोर्ट में तुम्हारा स्टेटमेंट बदला तो जेल में तुम तक उनके मरने की खबर पहुंच जाएगी। जिम किस हद तक जा सकता था शिव इस बात को अच्छे से जानता था। उसने अपनी नजरें नीचे कर ली। हाँ, ये नजरें इसी तरह हमेशा नीचे रहनी चाहिए। वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, कहकर जिम ने अपना मोबाइल निकाला। उसने जब शिवी को धर्मशाला में पकड़ा था तब उसकी कुछ फोटोज ले ली थी। उसने उन फोटोज को शिव अय्यर को दिखाया। उन्हें देखते ही शिव के शरीर में डर से कपकपी उठी। आप मुझ पर यकीन रखिए प्लीज, मेरी शिवी को। शिव आंखों में आंसू लिए बोल रहा था। तभी जिम ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, इसकी जिम्मेदार वो खुद है, तुम अपने फैसले पर टिके रहो, मैं अपना वादा नहीं भूलूंगा। उससे बात करने के बाद जिम वहां से अंदर चला गया। आर्य और सिद्धांत की नजरें मिस्टर वॉटसन पर थी। उन्हें उनकी और शिव अय्यर की बातें सुनाई नहीं दे रही थी, पर वो इस बात से वाकिफ थे कि जिम उनसे क्या बात कर रहा होगा। केस शुरू होने से पहले बेल बजी, जिसे सुनकर वो दोनों वहां से कोर्ट रूम में चले गए। जज साहब हियरिंग के लिए कोर्ट में आ चुके थे। जिम विकास शुक्ला की तरफ बढ़े थे, जबकि विकास शुक्ला को हैरानी हो रही थी कि इस बार आर्य उनकी तरफ न आकर सिद्धांत के पास था। उन्हीं की तरफ नंदिनी और नील भी मौजूद थे। ये लड़का प्यार के लिए अपनी पार्टी बदल सकता है, लेकिन मैं सच का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, विकास शुक्ला ने अपने मन में कहा। फिर उन्होंने इधर उधर देखा तो उन्हें शिवी दिखाई नहीं दी। केस की हियरिंग शुरू की जाए, जज साहब ने कहा। उनके कहते ही विकास शुक्ला अपनी जगह से खड़े होकर आगे आए और कहा, पिछली हियरिंग में आपने मेरे साथी वकील को 10 दिन का टाइम दिया था। इन 10 दिनों में उन्हें कोर्ट के सामने कोई ठोस सबूत पेश करना था जिससे मुजरिम बेगुनाह साबित हो सके। विकास शुक्ला की बात सुनने के बाद जज साहब ने सिद्धांत की तरफ देखकर पूछा, क्या आपके पास कोई सबूत है? सिद्धांत ने कुछ भी बोलने से पहले जिम वॉटसन की तरफ देखा। उनके चेहरे पर विजयी मुस्कुराहट थी। उसे पूरा यकीन था कि शिवी की जान को खतरे में डालकर नंदिनी कभी शिव को बाहर नहीं निकालेगी। नंदिनी की नजरें झुकी हुई थी, वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। सिद्धांत ने तुरंत अपनी नजरें जिम वॉटसन से हटाई और आर्य की तरफ देखा। आर्य ने आंखों ही आंखों में उससे कुछ बात की। उसके बाद सिद्धांत आगे आया। यस योर ऑनर। जैसे ही सिद्धांत ने हाँ कहा, जिम वॉटसन के साथ साथ विकास शुक्ला को भी झटका लगा। वहीं शिव भी हैरान रह गया। केस की हियरिंग से पहले जिम ने उसे शिवी को मारने की धमकी दी थी। उन्होंने देखा जिम के चेहरे पर गुस्से के भाव थे तो वो तुरंत चिल्लाकर बोले, नहीं जज साहब, इनके पास कोई सबूत नहीं है, ये आपका टाइम खराब कर रहे हैं। जब मैं कह रहा हूँ उस रात मैंने उस लड़की को मारा था तो तुम लोगों को प्रॉब्लम क्या है? मुझे नहीं आना है बाहर, आप मुझे सजा दीजिए, मुझे फांसी पर लटका दीजिए। बोलते हुए शिव की आवाज भारी होने लगी। वो किसी भी कीमत पर शिवी की जान को खतरे में नहीं डालना चाहता था। शांत हो जाइए, सबको अपनी बात कहने का मौका मिलेगा, जज साहब ने सधे हुए शब्दों में कहा तो शिव चुप हो गया। योर ऑनर, आई हैव अ वीडियो प्रूफ। बोलते हुए उसने वीडियो की कॉपी जज के पास खड़े आदमी को पकड़ा दी। उसके बाद उसने आगे कहा, यह वीडियो खुद मिस्टर शिव अय्यर ने शूट किया था। वीडियो के साथ इसकी ओरिजिनलिटी रिपोर्ट भी है। यह वीडियो ओरिजिनल है और इस वीडियो को उस टाइम शूट किया गया था जिस टाइम वो दूसरा शख्स उस रात आर्य सिंह ओबरॉय और एली हैरिंगटन पर हमला कर रहा था। आप इसे देख सकते हैं। इसमें मिस्टर शिव अय्यर ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन वो साफ साफ कह रहे हैं कि ये सब वो किसी के दबाव में आकर करने वाले हैं। उन्होंने अपनी फैमिली के लिए डिसीजन लिया। मैं जानता हूँ ये गलत है, कानून की नजरों में गुनाह भी है, लेकिन इन्होंने काफी सजा भुगत ली है। सभी सबूतों को देखने के बाद ही आप अपना फैसला लीजिएगा। सिद्धांत के वीडियो प्रूफ देने के बाद जिम वॉटसन ने गुस्से में अपना हाथ कुर्सी पर मारा। वहीं नंदिनी भी गुस्से में उसकी तरफ देख रही थी। मैंने मना किया था इसे, लेकिन फिर भी ये नहीं माना। ये ऐसा कैसे कर सकता है? नंदिनी ने आर्य और नील से कहा जो उसके अगल बगल बैठे थे। क्योंकि मैंने ही इसे ऐसा करने के लिए कहा था, आर्य ने शांति से जवाब दिया। शिवी को हमेशा से ही अपने पापा की बेगुनाही पर यकीन था और वो इसके लिए काफी मेहनत कर रही थी। वो यहाँ नहीं है तो उसकी एब्सेंस में मैं उसका काम अधूरा नहीं छोड़ सकता। अगर मिस्टर अय्यर को सजा हो गई तो मैं शिवी को मिलने पर क्या जवाब दूंगा? तुम इमोशनल फूल जैसी बातें मत करो। तुम्हें लगता है कि शिव के बेगुनाह प्रूफ होने के बाद ये लोग उसे जिंदा छोड़ेंगे? नंदिनी ने गुस्से में कहा। कोर्ट रूम में सबके सामने वीडियो प्ले किया गया। वो वीडियो देखने के बाद जज ने शिव की तरफ देखकर कहा, लंच ब्रेक के बाद मैं नेक्स्ट हियरिंग में मैं झूठ सुनने की उम्मीद नहीं रखता हूँ। उनके शब्द सख्त थे। इसी के साथ उन्होंने हियरिंग ब्रेक अनाउंस कर दिया था। ये हियरिंग ब्रेक लगभग 2.5 घंटे का था। जज साहब के जाते ही विकास शुक्ला सिद्धांत के पास गया।
आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। उन्होंने गुस्सा करने के बजाय सिद्धांत को गले लगा लिया। वहीं जिम वॉटसन भी उनके पास आया। मुझे तुम लोगों से ऐसी बेवकूफी की उम्मीद थी। वेरी गुड, अब जो किया है उसकी सजा आज शाम तक तुम लोगों को मिल जाएगी। अगर शिवनंदिनी की लाश तुम लोगों को टुकड़ों में नहीं मिली तो मेरा नाम भी जिम वॉटसन नहीं। पहले मैं उसे आसान मौत देने वाला था, पर अब। जिम की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि नंदिनी ने उसके गाल पर कस के तमाचा लगाया। मेरी बेटी को हाथ लगाने के बारे में सोचना भी मत तुम। नंदिनी गुस्से में बोली। ये सब तुम्हें भारी पड़ेगा, जिम ने गुस्से में कहा। वो वहां से जाने लगा, फिर अचानक उसने कुछ सोचा और वापस आकर उसने कहा, अच्छा तुम लोगों को पता है क्या, जिस इंसान ने उस रात इन दोनों पर हमला किया था वो बस एक मौके की तलाश कर रहा है, सिर्फ एक मौके की। उसकी तो कब से शिवी पर नजर थी, पर मेरे डर से वो रुका हुआ था। वो शिवी की क्या हालत करेगा ये सोचकर ही तुम लोगों की रूह कांप जाएगी। समझो मैंने उसे ये मौका दे दिया। आप इतना कैसे गिर सकते हो, शर्म आती है सोचकर कि मैं आपका बेटा हूँ। नील ने गुस्से में कहा। जिम ने कोई जवाब नहीं दिया और वहां से चला गया। कोई इसे रोको, ये मेरी बेटी को बर्बाद कर देगा, नंदिनी रोते हुए बोली। उसकी बात सुनकर नील जिम के पीछे दौड़ कर गया। वो अच्छे से जानता था कि इस वक्त उन्हें काबू करने के लिए उसे क्या करना था। एक तरफ तो कोर्ट में ये ड्रामा चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ बंधन ने शिवी को बचा लिया था, जिसकी आर्य को खबर भी नहीं थी। आज सुबह की बात है, सुबह के 6 बज रहे थे। बंधन और पारस अब तक शिवी के पास हॉस्पिटल में थे। थक जाने की वजह से बंधन शिवी के बेड पर सिर रखकर लेटी थी। वहीं पारस को भी कुर्सी पर बैठे बैठे नींद आ गई थी। इस बीच शिवी की आंख खुली तो उसने खुद को बंधन और पारस के पास पाया। बॉडी में पेन होने की वजह से उसे उठने में प्रॉब्लम हो रही थी, फिर भी जैसे तैसे करके शिवी उठकर बैठी। ये कल दोपहर से मेरे पास है, तुम दोनों भाई बहन बिल्कुल पागल हो, शिवी ने बिल्कुल धीमी आवाज में कहा। आर्य का ख्याल आते ही उसकी आंखों में आंसू भर गए। थैंक यू भगवान जी फॉर गिविंग मी अ न्यू लाइफ। मैं तुम्हें खोने वाली थी आर्य, लेकिन अब ऐसा नहीं है। शिवी के चेहरे पर छोटी सी स्माइल आ गई। उसने बेड से उतरने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने अपना पैर हिलाने की कोशिश की, उसके मुंह से दर्द के मारे आह निकल गई। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर बंधन और पारस एक साथ उठे। प्लीज भाभी, अभी आप अपने पैर को मूव मत कीजिए, वरना बहुत पेन होगा। आपको थोड़े दिन अपने पैर की पूरी केयर करनी होगी। उस बेवकूफ ने आपके पैर के अंदर। छोड़िए, हम इस बारे में बात ही नहीं करते। आप ठीक हो? आई एम सो हैप्पी। बंधन ने उसके पास आकर उसे गले लगा लिया। वो आदमी कहाँ है जिसने कल वो सब किया था? अचानक शिवी ने पूछा। वो देहरादून पुलिस की हिरासत में, आप चिंता मत कीजिए, उसे हम देख लेंगे, पारस ने जवाब दिया। नहीं, हम उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। आज मेरे पापा की केस हियरिंग है, मुझे उन्हें इनोसेंट प्रूफ करना है। सिर्फ वही है जो उन्हें इनोसेंट प्रूफ कर सकता है। मुझे मुंबई जाना है। अरे कहाँ है वो, यहाँ क्यों नहीं आया? पुरानी बातों को सोचकर शिवी पैनिक करने लगी। आप शांत हो जाइए, ऑलरेडी आपकी कंडीशन खराब है, आप काम डाउन कीजिए। मैंने पुलिस को इस बारे में बता दिया, वो उससे पूछताछ कर रही है। पारस ने उसे शांत करने की कोशिश की। और भाभी, मैंने भाई को कॉल करने की कोशिश की थी, पर वो मेरा कॉल पिक नहीं कर रहे। मैंने उन्हें वॉइस नोट भी भेजा था, लेकिन उन्होंने चेक तक नहीं किया। बंधन ने जवाब दिया। ऐसे नहीं चलने वाला, मुझे पुलिस स्टेशन जाना है। अगर मैं नहीं गई तो मेरे पापा को सजा हो जाएगी। तो मुझे देहरादून पुलिस स्टेशन लेकर चलो, हम पुलिस के साथ उस आदमी महेश को लेकर मुंबई जाएंगे। शिवी फिर से उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन पैर हिलाने पर उसके पैर में जोर से दर्द हुआ। बंधन ने पारस की तरफ से देखा। शिवी पैनिक कर रही थी, इस वजह से उसकी हालत खराब हो सकती थी। तो वहीं आर्य भी उनके कॉल या मैसेज का रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। बंधन ने इशारे से शिवी को सुलाने के लिए इंजेक्शन रेडी करने के लिए कहा। अभी आप चुप हो जाइए भाभी, हम करते हैं कुछ, आपको आराम की जरूरत है। कहते हुए बंधन ने शिवी को गले लगा लिया, तो उसी बीच पारस ने उसे इंजेक्शन लगा दिया था। कुछ ही देर में शिवी बंधन के कंधे पर सर रखकर नींद के आगोश में थी। आई एम सो सॉरी भाभी, आपके पापा का तो पता नहीं, पर आपकी हालत खराब नहीं होने दूंगी। बंधन ने शिवी को लिटाया और वहां से बाहर आ गई। पारस अभी भी शिवी के पास था। बाहर आकर बंधन फिर से आर्य को कॉल करने की कोशिश करने लगी। कम ऑन भाई, कॉल पिक कीजिए, भाभी को आपकी जरूरत है। बंधन टहलते हुए खुद से बड़बड़ा रही थी। तभी उसकी नजर सामने की तरफ पड़ी तो वो वहीं जड़ हो गई। सामने की तरफ देखकर उसे एक झटका सा लगा। सामने उसकी मामा देवेश जी और प्रतिभा जी थे, जो धीमे कदमों से चलते हुए उसके पास ही आ रहे थे। उनके साथ एक और शख्स मौजूद था, जिसे देखकर बंधन को झटका लगा था। मामा मामी के साथ एक और शख्स था, जिसे देखकर बंधन बुरी तरह चौंक गई। ये आशुतोष सिंह ओबरॉय थे। अब तक बंधन ने उन्हें फोटोज या मैगजीन में ही देखा था, अब उन्हें अपने सामने देखकर उसकी आंखें नम होने लगी। वो तुरंत दूसरी तरफ घूम गई और खुद के इमोशन कंट्रोल करने की कोशिश करने लगी। कंट्रोल बंधन सिंह ओबरॉय, याद रखो तुम किसकी बहन हो, लेकिन ब्रो ने कहा था वो कभी मुझसे मिलने नहीं आएंगे। फिर ये यहाँ क्या कर रहे हैं? बंधन वहाँ खड़ी होकर खुद से बातें कर रही थी। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बंधन ने पलट कर देखा तो वो आशुतोष थे। बंधन ने कुछ भी बोलने से पहले देवेश और प्रतिभा की तरफ देखा। देवेश ने मुस्कुराकर पलकें झपकाई। बंधन आशुतोष से पहली बार मिल रही थी, इस वजह से उनसे बात करने के लिए झिझक रही थी। उसे चुप देखकर आशुतोष ने कहा, आर्य ने अपनी बहन को बिल्कुल सही नाम दिया है। ऐसे लग रहा है जैसे बंधन ही मेरे सामने खड़ी है। आज आशुतोष ने बंधन को पहली बार देखा था तो उनकी आंखें भी नम हो गई। उन्हें नहीं पता था कि वो बिल्कुल अपनी माँ की परछाई लगती है। उन्होंने बंधन को गले लगा लिया। माफी बहुत छोटा शब्द होगा, मैं तुम्हें सॉरी बोलूंगा भी नहीं, क्योंकि मैंने जो किया है उसके बाद तुम्हारे लिए मुझे माफ करना आसान नहीं है। तुमसे वादा करता हूँ कि पिछले 21 सालों में मैंने जो गलतियां की है उनको सुधारने की पूरी कोशिश करूंगा। आशुतोष ने उसे सहलाते हुए कहा। बंधन उनसे अलग हुई और अपने आंसू पोंछे। तभी देवेश ने पूछा, शिवी कैसी है? पारस ने उन्हें इंजेक्शन देकर बहुत मुश्किल से सुलाया, वरना वो तो भाई के पास जाने की जिद कर रही थी। ऊपर से भाई भी न जाने क्यों मेरे कॉल को रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। बंधन ने जवाब दिया, शिवनंदिनी को केयर की जरूरत है,
लेकिन दूसरा सच ये भी है कि उसकी जरूरत आर्य को भी है। मुझे पापा जी ने सब कुछ बता दिया। उन्होंने तो कहा था शिवनंदिनी किडनैप हो गई है, फिर वो यहाँ कैसे? आशुतोष ने हैरानी से पूछा। उन्हें शिवी के वहाँ होने का सच पता नहीं था। वो तो वहाँ बंधन से मिलने आए थे। मैं कल अपने बैचमेट्स के साथ यहीं पास के किसी गांव में हॉस्पिटल में कैंप लगाने गई थी। वहीं हॉस्पिटल के पास किसी घर में भाभी मुझे मिली। उन्हें कुछ लोगों ने किडनैप करके रखा था। वहाँ वो आदमी भी था जिसने एली को मारा था। अब वो पुलिस की हिरासत में है, तो हमें उससे कोई खतरा नहीं। बंधन ने उन्हें सारी कहानी बता दी। पूरी बात सुनने के बाद आशुतोष ने कहा, आर्य को शिवी के यहाँ होने का पता नहीं है। जरूर जिम वॉटसन उसे शिवी का नाम लेकर कमजोर करने की कोशिश कर रहा होगा। वो कॉल नहीं उठा रहा तो हमें उस तक पहुंचना होगा। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है जीजाजी? अगले 2 घंटे तक मुंबई की कोई फ्लाइट नहीं है। हम वहाँ पहुंचेंगे तब तक हियरिंग कंप्लीट हो जाएगी। देवेश ने हैरानी से कहा। तो आशुतोष बोले, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं प्राइवेट जेट बुक करता हूँ। बस शिवी को ट्रैवल करने के हिसाब से तैयार कर दो। मैं अभी पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। उस इंसान की सिक्योरिटी भी जरूरी है जो इन सबके पीछे था। आशुतोष ने अपने तरीके से हैंडल करने के लिए पूरा मामला अपने हाथ में ले लिया। आशुतोष को बंधन और आर्य की केयर करता देख देवेश और प्रतिभा को भी अच्छा महसूस हो रहा था। प्रतिभा बंधन के साथ रुकी जबकि देवेश आशुतोष के साथ चला गया। इन सबके बीच सुबह के 9 बज चुके थे जबकि हियरिंग का टाइम 11 बजे का था। आशुतोष देवेश के साथ पुलिस स्टेशन गया। उन्होंने अपने कॉन्टैक्ट्स के चलते महेश की वहाँ की सिक्योरिटी टाइट करवा दी थी ताकि कोई उस तक पहुंच न सके। पुलिस स्टेशन में अपना काम खत्म करके आशुतोष ने देवेश को घर भेज दिया तो वहीं बंधन, शिवी और पारस के साथ एयरपोर्ट पहुंची। आशुतोष वहाँ पर पहले से मौजूद था। शिवी अब तक सो रही थी इसलिए वो व्हील चेयर पर थी और पारस उसे हैंडल कर रहा था। और इसे बात हुई तुम्हारी? आशुतोष ने पूछा। भाई मेरा फोन भी नहीं उठा रहे। अब तक तो हियरिंग शुरू हो गई होगी, हम टाइम पर पहुंच जाएंगे ना? बंधन ने परेशान स्वर में कहा। कोशिश तो यही है, चलो जल्दी आओ, आशुतोष ने कहा और फिर वो लोग जेट में बैठ गए। वहाँ से उन्होंने मुंबई की उड़ान भरी। वो लोग देहरादून से निकले तब तक सुबह के 10 बज चुके थे। दूसरी तरफ कोर्ट की पहली हियरिंग खत्म होने के बाद जज साहब ने एक ब्रेक अनाउंस किया था। ब्रेक के अंदर जिम तुरंत बाहर आया। उसने अंदर नंदिनी को शिवी के नाम से ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी। तुम लोगों को अब पता चलेगा कि मेरे खिलाफ जाने का नतीजा क्या होता है। बड़बड़ाते हुए जिम ने अपना मोबाइल निकाला और रॉकी को कॉल करने लगा। वो उसे कॉल मिला पाता उससे पहले नील ने उसके हाथ से फोन छीन लिया। आपने इतने लोगों की जिंदगी के साथ खेला है, कम से कम शिवी को तो बख्श दीजिए। सीरियसली मिस्टर वॉटसन, आप उसके साथ? मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आ रही है। आप किसी लड़की के साथ ऐसा करने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो? जिम से बात करते करते नील की आंखें नम हो गई थी। उसका बिहेवियर ओवर इमोशनल था जिस पर वो चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर पाता था। उन लोगों ने मुझे मजबूर किया है, अब तो तुम भी उनके साथ हो और उनकी ही लैंग्वेज में बात कर रहे हो। तुम मेरे बेटे हो। आई विश में नहीं होता। मैं पास्ट को चेंज नहीं कर सकता और ना ही हमारे रिलेशन को, पर मैं यही चाहूंगा कि मैं आप जैसा कभी ना बनूं। नील ने उनकी बात बीच में काट कर कहा। फिर उसने मिस्टर वॉटसन का फोन वापस उनके हाथ में रखा और बोला, बाकियों की नजरों में आप अपनी इज्जत खो चुके हैं, लेकिन अगर खुद की नजरों में थोड़ी सी भी इज्जत बाकी है तो शिवी के साथ कुछ भी गलत करने से पहले सोच लीजिएगा। अपनी बात कहकर नील वहां से चला गया। जिम उसे जाते हुए देख रहा था। ठीक है, बाकी बातों को जाने भी दूं, तब भी उस लड़की को मरना होगा। यही मेरा आखिरी डिसीजन है, जिम ने खुद से कहा और फिर रॉकी को कॉल लगाने लगा। उसने फिर से रॉकी, महेश, लीजा और विकी अपने चारों आदमियों को कॉल लगाया पर सबका फोन बंद जा रहा था। आखिर में उसने गौरव मलिक को कॉल किया। कहाँ हो तुम? अब तक तो देहरादून पहुंच गए होंगे, अपडेट कौन देगा? जिम ने उसके कॉल उठाते ही गुस्से में कहा, मैं आपको फोन करने वाला था सर जी। यहाँ मामला पूरी तरह बिगड़ गया। न जाने कैसे पुलिस वहाँ पहुंच गई। अब ना तो आपकी बेटी का आता पता है और ना ही हमारे आदमियों का। मैंने ये सुना था कि महेश और लीजा को पकड़ लिया गया। मैं तो कहता हूँ आप भी अपनी जान छुड़ाकर भाग जाइए। और हाँ, आज के बाद मुझे कॉल मत कीजिएगा, आपका और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। गौरव मलिक ने जल्दबाजी में उसे पूरी बात बता दी। उसने जिम के जवाब का इंतजार भी नहीं किया और तुरंत अपना फोन बंद करके उसे ऑफ कर दिया। शिट, ये नहीं हो सकता, किसी भी हालत में नहीं हो सकता। अगर उन्हें पता चला कि शिवी वहां से जा चुकी है तो पूरा मामला उलट जाएगा। जिम ने बड़बड़ा कर कहा। उसे गौरव मलिक पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं अब यहाँ नहीं रुक सकता। अगर शिव अय्यर बेगुनाह प्रूफ हो भी गया तो मैं नहीं, ये लोग मुझे नहीं पकड़ सकते। मुझे यहाँ से जाना होगा। जिम ने वहां से जाने का डिसीजन लिया। वो जल्दबाजी में वहां से निकल रहा था, तभी वो विकास शुक्ला से टकरा गया। क्या हुआ? कच्चा चिट्ठा सामने आ रहा है तो भागने का सोच लिया? अब तक जिंदगी में सच का साथ दिया है तो आगे भी दूंगा। क्रिमिनल को इस तरह कोर्ट रूम से तो बिल्कुल नहीं भागने दूंगा। विकास शुक्ला ने मुस्कुरा कर कहा। उसने जिम के हाथ को कसकर पकड़ा और उसे जबरदस्ती खींच कर ले जाने लगा। I said leave my hand bastard। जिम अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था पर सब बेकार था। इतने में कोर्ट की बेल बज चुकी थी। 2:30 बजते ही कोर्ट का अगला सेशन शुरू होने वाला था। विकास शुक्ला जबरदस्ती जिम को कोर्ट रूम के अंदर ले गया। अब उसके भागने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। अगली कार्यवाही शुरू होने के साथ ही जज साहब ने शिव से कहा, पिछली कार्रवाई में मैंने आपको सच बोलने का कहा था। अगर आपने फिर झूठ बोला तो आपको उसकी सजा दी जाएगी और साथ ही जुर्माना भी। फिर बेगुनाह होते हुए भी आपको और सजा भुगतनी होगी। शिव कुछ बोलते उससे पहले आर्य अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसने कहा, मुझे कुछ कहना है। ठीक है, आप विटनेस बॉक्स में आ जाइए। जज साहब ने उसे अपनी बात रखने की इजाजत दे दी। विटनेस बॉक्स की तरफ जाते हुए आर्य ने मुस्कुराते हुए जिम वॉटसन की तरफ देखा। उसकी स्माइल देखकर वो समझ गया था कि आर्य अब कुछ करने वाला है जो जरूर उसी के खिलाफ होगा। आर्य विटनेस बॉक्स में आया और अपनी बात कहते हुए बोला, उस टाइम जो भी हुआ था वो मेरी आंखों के सामने हुआ था और उसका कारण भी मुझे अच्छे से पता है। मैंने अनजाने में एक ऐसी कंपनी को खरीदने की कोशिश की जो इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थी। उस रात जब हम पर अटैक किया गया था तब खुद को डिफेंस करने के लिए मैंने उस आदमी का पैर पकड़ा था और गलती से उसका जूता निकल गया। उसने सॉक्स नहीं पहने थे, मुझे आज भी याद है। उसके राइट लेग की 2 फिंगर्स नहीं थी, जबकि मिस्टर अय्यर के साथ ऐसा कुछ नहीं है।
कुछ दिनों पहले इत्तेफाक से मैं ऐसे ही एक आदमी से मिला जिसके पैर में उसी तरह 2 फिंगर्स नहीं थी। मुझे नहीं पता वो कौन है, पर इतना जरूर पता है कि ये सब कौन करवा रहा था। मुझे इस सब में डिजाइनिंग विला के मालिक गौरव मलिक और उनकी मेन ब्रांच लंदन के ओनर मिस्टर जिम वॉटसन पर डाउट है। सॉरी, डाउट वर्ड यूज करना गलत होगा योर ऑनर। मुझे इन पर पूरा यकीन है कि इन्होंने ही ये सब किया है। क्या आपके पास इन सब का कोई सबूत है? जज ने पूछा। आर्य कुछ कहता उससे पहले मिस्टर शुक्ला ने कहा, ये सच कह रहा है योर ऑनर। मिस्टर वॉटसन ने यहाँ से भागने की पूरी कोशिश की, लेकिन मैंने उन्हें पकड़ लिया। इन्होंने कोर्ट केस शुरू होने से पहले शिव अय्यर से भी बात की थी। जरूर उन्हें धमकाने के लिए उनसे बात की होगी। ये सब झूठ बोल रहे हैं। जिम अपनी जगह से खड़े होकर चिल्लाया। इस बीच एक आदमी जो कोर्ट रूम के बाहर खड़ा होकर गवाहों को पेश होने के लिए बुलाता है, वो अंदर आया। अंदर आकर उसने जज के पास जाकर कुछ कहा। उसकी बात सुनकर जज धीरे से मुस्कुराया। वेल, ये केस दिन ब दिन और इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। लगता है आज सारे राजों से पर्दा एक साथ उठने वाला है। मैं अपनी तरफ से उन्हें बयान देने की इजाजत देता हूँ। उन्हें अंदर बुलाया जाए। जज साहब रहस्यमय तरीके से बात कर रहे थे। उनकी बात सुनकर सबके चेहरे पर हैरानी के भाव थे। अचानक केस में एक नया मोड़ आ गया था और एक नया गवाह। वो कौन था, इस बारे में कोई नहीं जानता था। सबकी नजरें दरवाजे पर ठहरी हुई थी। इन सबके बीच आशुतोष और बंधन अंदर आए। उनके साथ शिवी भी थी, जो व्हील चेयर पर थी। बंधन ने उसे पीछे से पकड़ रखा था। शिवी को सही सलामत देखकर आर्य की आंखें नम होने लगी। उसने देखा कि शिवी के माथे पर और पैर पर चोट लगी थी। वो काफी कमजोर दिखाई दे रही थी। फिर उसने एक नजर बंधन की तरफ देखा, जो घूर कर उसकी तरफ देख रही थी। मिस शिव नंदिनी अय्यर, क्या आप इस हालत में है कि स्टेटमेंट दे पाएंगी? जज साहब ने पूछा तो शिवी ने जवाब में हाँ में सिर हिला दिया। शिवी विटनेस बॉक्स के बजाय जज साहब के आगे व्हील चेयर पर थी। उसने अपना बयान देते हुए कहा, मेरी हालत देखकर आपको अंदाजा हो गया होगा कि मैं पिछले दिनों बिल्कुल ठीक नहीं थी। मुझे जिम वॉटसन ने किडनैप कर लिया था क्योंकि मैंने गलती से इनकी बातें सुननी थी। इन्होंने ही वो सब प्लान किया था। आर्य को मारने की कोशिश, उन पर हमला और एली की जान लेना। उसके बाद उस सब में मेरे पापा को फंसा दिया। उस रात मेरे पापा की जगह मास्क के पीछे जो आदमी था, उसका नाम महेश है। महेश इस वक्त कहाँ है और आप वहां से कैसे निकली? किसी वकील के बजाय जज साहब खुद ही सवाल पूछ रहे थे। जज साहब की बात का जवाब देते हुए बंधन ने कहा, मैंने इन्हें वहां से निकाला। आपको हर एक चीज का रिकॉर्ड मिल जाएगा। उस दिन देहरादून से 20 किलोमीटर आगे एक गांव है। वहाँ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हम लोग कैंप लगा रहे थे। सामान ज्यादा होने की वजह से उसे हमें रखने के लिए जगह नहीं मिल रही थी और वहाँ भीड़ भी बहुत थी। इसलिए हमने पास के एक घर में सब सामान रखने का डिसीजन दिया। जब हम वहाँ सामान रखने गए तो इन्हें वहाँ एक कमरे में बंद किया हुआ था। इनके साथ एक आदमी और एक लड़की भी थे। वो अब देहरादून की जेल में है। ये वही आदमी महेश है जिसने उस रात एली को मारा था। सारा सच अब सामने आ चुका था। जज साहब ने सब पर गौर करने के बाद अपना डिसीजन सुनाया। सारे सबूतों और बयानों को मद्देनजर रखते हुए ये कोर्ट शिव अय्यर को इस केस में बेगुनाह मानते हुए उन्हें रिहा करती है। हालांकि उन्होंने जो भी किया वो किसी गुनाह से कम नहीं था। कोर्ट का टाइम वेस्ट करना और उनके सामने झूठ बोलना और असली क्रिमिनल का नाम छुपाना। लेकिन अब तक ये जेल में थे तो इनकी सजा पूरी हो चुकी है। जुर्माने के तौर पर ये कोर्ट इन पर 1 लाख रुपए का जुर्माना देना तय करती है। इस केस की फिर से नए सिरे से छानबीन की जाए और द डाइनिंग विला और उसके मालिक गौरव मलिक की भी छानबीन की जाए। पूरे गुनाह में मुख्य जिम वॉटसन को आरोपी मानते हुए उन्हें अभी के लिए अरेस्ट किया जाए। ये केस नए सिरे से शुरू होगा, जहां अब शिव अय्यर के बजाय जिम वॉटसन और गौरव मलिक को गुनहगार मानते हुए आगे की कार्रवाई की जाए। अपना फैसला सुनाकर जज साहब वहाँ से चले गए। जिम को अरेस्ट किया जा चुका था। उन्हें वहाँ से ले जाते देख नील ने अपनी आंखें घुमा ली। नंदिनी ने उसे संभालने के लिए हक किया। आई विल ऑलवेज देयर फॉर यू। नंदिनी ने उसे सहलाकर कहा। जिम के साथ साथ शिव अय्यर को भी बाकी की फॉर्मेलिटीज के लिए वहाँ से ले जाया गया। उनके साथ सिद्धांत और मिस्टर शुक्ला दोनों ही थे। वहाँ से भीड़ हटते ही आर्य जल्दी से शिवी के पास आया और उसके कदमों में बैठ गया। तुम सही थी। आई एम सो सॉरी, मैंने तुम पर यकीन नहीं किया। आर्य सबसे पहले शिवी से माफी मांग रहा था। तभी उसने उसका हाथ पकड़ा और बीच में कहा, अब इस बारे में हम बात नहीं करेंगे। मुझे हम दोनों के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं चाहिए। कभी कोई लड़ाई नहीं चाहिए, कोई बहस नहीं चाहिए। मुझे मेरा आर्य चाहिए। बोलते हुए शिवी रोने लगी। आर्य ने उसे गले लगा लिया। पिछले दिनों उसने बहुत कुछ झेला था। उसके बाद उसने उम्मीद नहीं की थी कि वो कभी आर्य की शक्ल भी देख पाएगी। लव बर्ड्स, यहाँ और लोग भी मौजूद हैं। बंधन ने उनके पास आकर कहा तो आर्य शिवी से अलग हो गया। तुम यहाँ कैसे पहुंची और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हें शिवी मिल गई है? आर्य ने बंधन की तरफ घूर कर देखा। ओह रियली भाई, मैंने नहीं बताया या आपने मेरा कॉल पिक नहीं किया। इवन आपने तो मेरा मैसेज भी चेक नहीं किया। आपने मुझसे झूठ बोला। हाउ कुड यू डू दिस? बंधन ने शिकायतों की झड़ी लगा दी। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम दोनों यहाँ पहुंचे कैसे? आर्य ने हैरानी से पूछा। आर्य ने आशुतोष को देख लिया था, लेकिन इन सब के बीच उसने इस तरफ गौर नहीं किया कि वो यहाँ क्यों आए होंगे। डैड हमें यहाँ लेकर आए। बंधन ने जवाब दिया तो आर्य ने आशुतोष की तरफ देखा। वो कुछ कहता उससे पहले बंधन फिर बोल पड़ी। आज सबका रीयूनियन हुआ है, तो आपको गुस्सा नहीं करना है। हमारा डिसीजन बिल्कुल सही था मिस्टर ओबरॉय। इन दोनों की शादी के साथ हमारी लाइफ में सभी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। नंदिनी ने आशुतोष की तरफ मुस्कुराकर कहा। आशुतोष ने मुस्कुराकर उनकी बात पर हामी भरी। कोर्ट रूम का सीन काफी इमोशनल हो गया था, जहाँ एक कोर्ट केस के साथ साथ बरसों पुराने दिलों की शिकायतें भी दूर हो गई थी। लगभग 6 महीने बाद रात का समय था। ओबरॉय मेंशन में खुशियों का माहौल था। वहाँ का गार्डन फेरी लाइट्स और व्हाइट थीम के हिसाब से डेकोरेट था। सबके चेहरे पर खुशी थी, पर जिया का चेहरा उतरा हुआ था। वो ईशान के पास खड़ी थी। जिया ने सामने देखकर मुंह बनाते हुए कहा, मुझे तो बड़ा बोलती थी कि कभी उसके सामने नहीं जाऊंगी। एक नंबर का अकड़ू है, घमंडी और सरपिरा है। और अब ये क्या, मेरे क्रश के साथ शादी कर रही है। ये मेरी दोस्त नहीं, कोई धोखेबाज लड़की है। उसका मुंह बना हुआ था और वो सामने मंडप में बैठे आर्य और शिवी की तरफ देख रही थी। कोई बात नहीं, हम तुम्हारे लिए और अच्छा लड़का ढूंढेंगे, ईशान ने हंसकर कहा। उन्हीं के पास में ध्वनि खड़ी थी। उसने ईशान से कहा,
इन दोनों को शादी करते देख मेरा भी मन कर रहा है कि इसी मंडप में शादी कर लूं। कितनी कंजूस हो तुम। इतनी बड़ी बिजनेस वुमेन होने के बावजूद सस्ते में शादी निपटाना चाहती हो। बिल्कुल नहीं, हम अपनी डेस्टिनेशन वेडिंग प्लान करेंगे, वो भी अच्छे तरीके से। ईशान ने जवाब दिया और ध्वनि का हाथ पकड़ लिया। उनसे कुछ दूरी पर बंधन, शौर्य और मायरा खड़े थे। बीच में बंधन थी, जबकि शौर्य और मायरा उसके अगल बगल थे। आई टोल्ड यू, अगर किसी ने भी ब्रो पर जरा सी भी दया दिखाई है तो ही वाज सो रूड। बंधन ने उन दोनों को धमकाते हुए कहा। नॉट एट ऑल। शौर्य और मायरा एक साथ बोले। फिर मायरा ने कहा, कितना कुछ प्लान किया था हमने कि मंडप में भाभी को हम लेकर आएंगे, पर ब्रो ने सब चौपट कर दिया। हमें भाभी के रूम से निकाल दिया और खुद उनका हाथ पकड़कर उन्हें लेकर आए। उन्हें हमेशा सब कुछ अपने हिसाब से क्यों करना होता है? शौर्य ने उनकी बात बीच में काट कर कहा, कोई बात नहीं, इस बात का अच्छे से बदला लेंगे। शादी के बाद उनकी रूम में एंट्री बैन नहीं कर दी तो मेरा नाम भी बंधन सिंह ओबरॉय नहीं। बंधन गुस्से में आर्य की तरफ घूर कर देख रही थी। आशुतोष अकेला खड़ा था। उसे देखकर विक्रम जी ने रमनदीप से कहा, मैंने सच में नहीं सोचा था कि इसका दिल इतना बदल जाएगा। यकीन नहीं होता इसने खुद कैरन को घर से निकालकर क्रिस्टी से माफी मांगी। हाँ, जब सब अच्छा होता है तो एक साथ ही होता है, रमनदीप ने जवाब दिया। शिव और नंदिनी भी वहीं पर थे। वो उनकी शादी से बहुत खुश थे। नंदिनी ने नील के साथ लंदन में ही रहने का डिसीजन लिया था। नील और नितारा भी नंदिनी के पास खड़े थे। शिवी की शादी होते देख नील ने अपना सर नंदिनी के कंधे पर रख दिया। मैं इसे मिस करूंगा मॉम। नील ने नम आंखों से शिवी की तरफ देखा। अब वो नंदिनी को मिसेस वॉटसन के बजाय मॉम बुलाने लगा था। तुम कुछ ज्यादा इमोशनल हो जाते हो। जब शिवी हमारे साथ रहती थी तब तो तुम दिन भर उससे झगड़ा करते रहते थे, अब उसे मिस करोगे? आई कांट बिलीव नील। नितारा ने आंखें घुमाकर कहा, हाँ तो झगड़ा करने के लिए भी कोई चाहिए ना बेबी। तुमसे तो मैं प्यार करता हूँ, लेकिन फाइट तो उसी के साथ होती थी ना, सो आई विल मिस हर। नील ने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था मेरी जिंदगी में ये दिन आएगा। मैं अपनी शिवी की शादी होते देखूंगा। बचपन से ही इसकी अच्छी जिंदगी का सपना जरूर देखा था और आज वो पूरा भी हो रहा है। शिव प्यार से शिवी की तरफ देख रहे थे। बंधन और आर्य को उनका परिवार मिल गया। इतने सालों से दोनों बच्चे प्यार के लिए तरसते रहे हैं। प्रतिभा जी ने देवेश जी से कहा। जवाब में देवेश जी ने उनकी बात पर हामी भरी। वो दोनों शादी अटेंड करने लंदन आए हुए थे। सबकी नजर आर्य और शिवी की तरफ थी, जिनकी शादी की रस्में चल रही थी। शिवी ने बेबी पिंक वेडिंग ड्रेस पहना था, जबकि आर्य की वेडिंग ड्रेस भी उससे मैच करती थी। मंडप में बैठे शिवी और आर्य के चेहरे पर स्माइल की बजाय दोनों के मुंह बने हुए थे। थोड़ा तो स्माइल करो, वरना शादी में आए 4 लोग क्या कहेंगे? दुल्हन शादी से खुश नहीं है। आर्य ने शिवी को कोहनी मारकर कहा, हाँ ऑफ कोर्स 4 लोग ही कुछ कहेंगे, क्योंकि बाकी लोगों को तो तुमने बुलाया नहीं। और ये क्या तरीका हुआ? बंधन ने कितना कुछ प्लान किया था कि वो डांस करते हुए मुझे तुम्हारे पास लेकर आएगी, लेकिन तुमने उसके प्लान पर पानी फेर दिया। जाओ, मैं तुमसे नाराज हूँ। शिवी ने मुंह बनाकर जवाब दिया। अच्छा जी, तुम मुझसे नाराज हो? नाराज तो मुझे होना चाहिए। पहले एंगेजमेंट पर तुमने मेरी डिसाइड की हुई ड्रेस नहीं पहनी, तो अब शादी में भी तुमने अपनी मनमानी की। मैंने कुछ कहा नहीं ना? तो अब तुम भी चुपचाप मेरी हर बात मानती रहो। ये तो टाइम बताएगा कि शादी के बाद कौन किसकी बात मानेगा। आर्य सिंह ओबरॉय, तुम्हें लाइन पर नहीं ला दिया तो मेरा नाम बदल देना। तो तुम क्या चाहती हो, मैं फिर से तुम्हें नंदिनी कहकर बुलाऊं? आर्य ने उसकी तरफ घूर कर देखा। दोनों अपनी ही बहस में लगे थे। आशुतोष को अकेला देखकर बंधन उनके पास चली गई। उसे अपने पास देखकर आशुतोष ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा। आई डोंट नो मैं इस दिन को कैसे फेस कर पाऊंगा। इतनी मुश्किल से मैंने तुम्हें वापस पाया है। मैं तुम्हें किसी और को बिल्कुल नहीं देने वाला। आशुतोष ने बंधन से कहा, कोई बात नहीं डैड, मैं आपके सन इन लॉ को यही ले आऊंगी। वैसे भी घर काफी बड़ा है। बंधन ने हंसकर कहा, हाँ लेकिन उसके लिए मुझे अपना सन इन लॉ ढूंढना भी तो पड़ेगा, जो बिल्कुल आर्य की तरह तुमसे इतना प्यार करे। मुझसे ज्यादा पॉसेसिव तो आर्य। आई विश कि शिवी की तरह तुम्हारी लाइफ में भी आर्य जैसा कोई शख्स आए। देखो दोनों कितने प्यार से एक दूसरे से बातें करने में लगे। आशुतोष की बात सुनकर बंधन हल्की सी हंसी और कहा, रियली डैड, आपको लगता है वो दोनों बातें कर रहे हैं? वो दोनों अभी भी आपस में बहस करने में उलझे हुए हैं। आपस में कितनी भी बहस कर ले, पर दोनों में प्यार भी बहुत है। आशुतोष ने जवाब दिया। कुछ देर में आर्य और शिवी की शादी की रस्में पूरी हो गई। शादी होने के बाद उन्होंने सबसे आशीर्वाद लिया। सब एक साथ इकट्ठा थे। अरे मेरी शिवी को हमेशा यूं ही प्यार करना। शिव ने नम आंखों से कहा, ये हमें कहने की जरूरत नहीं है शिव, आर्य पहले से ही उसकी बहुत केयर करता है। नंदिनी ने मुस्कुरा कर कहा, अच्छा आप बड़ी बातें करो, मुझे भाई के लिए स्पेशल सरप्राइज तैयार करना है। बंधन ने आर्य को देखकर तिरछी मुस्कुराहट दी। वो शौर्य और मायरा के साथ वहां से आर्य के कमरे में चली गई। उनके जाते ही आर्य ने कहा, तो फिर हम चलते हैं। मैंने सोचा तुम दोनों यहाँ हमारे साथ रहोगे। आशुतोष ने हैरानी से कहा। इन 6 महीनों में आर्य और आशुतोष की गलतफहमियां तो दूर हो गई थी, पर दोनों अभी भी ज्यादा बात नहीं करते थे। हाँ हम यहीं रहने वाले हैं। बस आज की रात मैं शिवी के साथ अपने घर जाना चाहता हूँ, आर्य ने कहा। आशुतोष ने उसकी बात पर हामी भरी। उनकी गाड़ी तैयार थी। आर्य और शिवी उन सबको बाय बोलकर गाड़ी में बैठ गए। गेट से बाहर निकलते ही शिवी ने कहा, शर्म नहीं आती तुम्हें सबके सामने कहते हुए कि आज की रात मुझे इसके साथ अलग से बितानी है? शिवी गाड़ी ड्राइव कर रही थी, जबकि आर्य उसके पास वाली सीट पर था। सो व्हाट, तुम मेरी वाइफ हो और वो बच्चे नहीं है। आर्य ने बेफिक्री से जवाब दिया। तुम इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड कैसे हो सकते हो? खैर, तुमसे बहस करने का कोई फायदा नहीं है, शिवी ने आंखें घुमा कर कहा और फिर गाड़ी ड्राइव करने लगी। हाँ तो बहस मत करो, मैं बिना सोचे समझे कुछ नहीं करता। अगर आज रात मैंने मेरे घर जाने का प्लान किया है तो उसमें भी कुछ सोचा ही होगा। थोड़ी देर में तुम्हें पता चल जाएगा। आर्य ने कहा ही था कि तभी उसके फोन पर बंधन का कॉल आया। उसने जानबूझकर कॉल पिक करके फोन स्पीकर पर किया ताकि शिवी भी उनकी बातें सुन सके। सामने से बंधन की आवाज आई, भाई आप कहाँ रह गए? मैं पिछले 1 घंटे से आपका वेट कर रही हूँ। तुम मेरा वेट क्यों कर रही हो बाय द वे? आर्य ने जानबूझकर पूछा।
वो तुम्हारा वेट इसलिए कर रही है क्योंकि तुमने जो भी किया उसका उसे रिवेंज लेना है। बंधन के बजाय शिवी ने कहा। हाँ तो मैं तुम्हें तुमसे भी अच्छे से जानता हूँ बेटू। तुम भूल गई हो कि तुम्हें मैंने ही पाला है। तुम्हें क्या लगा मैं अपनी इतनी स्पेशल नाइट तुम्हें खराब करने दूंगा? खैर कल सुबह मिलते हैं, बाय। आर्य ने हंसते हुए कॉल कट कर दिया। कितने बुरे हो तुम, शिवी ने उसकी तरफ घूर कर देखा। अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा कितना बुरा हूं मैं। आर्य ने जवाब दिया। कुछ ही देर में उसकी गाड़ी आर्य के घर के आगे थी। गाड़ी अंदर पार्क करने के बाद शिवी अंदर आई तो वो हैरान रह गई। आर्य ने उस घर को भी काफी अच्छे से डेकोरेट किया था। उसे देखकर उसके चेहरे पर हल्की स्माइल थी। वैसे इतने भी बुरे नहीं हो, शिवी ने नजरें झुकाकर कहा। अच्छा। आर्य ने उसे खींचते हुए अपने पास कर लिया। आई लव यू शिवी, थैंक्स मेरी लाइफ में आने के लिए, इसे फिर से ब्यूटीफुल बनाने के लिए। बोलते हुए आर्य शिवी के और पास आ गया। उन दोनों के सिर आपस में जुड़ गए थे। शिवी ने इमोशनल होकर कहा, मुझे लगा मैंने तुम्हें खो दिया। तुम नहीं जानते आर्य, तुम्हारे बिना मैं अपनी लाइफ इमेजिन भी नहीं करना चाहती। मैं कभी तुमसे दूर नहीं होना चाहती हूँ। और तुम्हें क्या लगता है मैं होने दूंगा? कहते हुए आर्य ने शिवी के होंठों पर होंठ रख दिए। उसके बाद आर्य ने शिवी को गोद में उठाया और अपने रूम में ले गया, जहाँ दोनों के बीच की सभी दूरियां मिट गई। इंडियाना की एक छोटी सी बहस से हुए इस सफर की शुरुआत शिवी और आर्य के प्यार पर जाकर खत्म हुई। दोनों के रिश्ते ने कई उतार चढ़ाव देखे और उसके बाद भी दोनों एक दूसरे के साथ थे, एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के बनकर। कैसी लगी ये कहानी? कृपया कमेंट करके अपने विचार